प्रोग्राम है जो ये लेकर चल रही हैं, जिसका नाम घराना है प्रोग्राम का, और उसमें ये किन लोगों की ट्रेनिंग कराती हैं, वालिदैन को कैसे बुलाती हैं, और नौजवानों के साथ भी बहुत ज़्यादा इंगेज रहती हैं। तो मैं कहूँगी कि नब्ज़ पर हाथ रखती हैं और जानती हैं कि जनरेशन टू जनरेशन ये जो गैप है ये वाक़तन है, कहाँ है, और इसको कैसे हम, ये फ़ासला जो है कैसे पाट सकते हैं, ये खाई कैसे इसके ऊपर ब्रिज किया जा सकता है, पुल तामीर किए जा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शगुफ्ता, प्रोग्राम में खुश आमदीद। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके बुशरा साहिबा, शुक्रिया आपको बुलाने का। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये जो आप प्रोग्राम रन कर रही हैं और पेरेंट्स के साथ भी बात कर रही हैं और नौजवानों के साथ भी बात कर रही हैं, ये कैसे ख़्याल आया कि ये कोई गैप है ओवरऑल मुआशरे में, ये एक कैज़म था, एक खाई थी जो आपने जिसको ब्रिज करना था? बहुत से लोग ये मुझसे पूछते हैं कि ये वालिदैन की ट्रेनिंग का ख्याल कहाँ से आया। मेरा चूँकि ताल्लुक़ लर्निंग एंड डेवलपमेंट शोबे से है, जिस पे मुझे स्कूल टीचर से लेकर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर तक, इसके अलावा प्रोफेशनल ट्रेनिंग वगैरह में सब लोगों के साथ कांटेक्ट में रहना पड़ता है। और उस कांटेक्ट के दौरान मुझे ये ख्याल आया कि जब हम बहुत गैप्स की बात करते हैं, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस में भी गैप की बात करते हैं, गिले शिकवे चल रहे होते हैं, सबसे ज़्यादा आपके रवैयों के बारे में, आपके माइंडसेट के बारे में, तो वहाँ पे मैंने देखा कि एक चीज़ जो कॉमन थी वो ये कि ज़्यादातर ये उन मसाइल का शिकवा होता था जिनका ताल्लुक़ यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल की बजाय घर से होता था। घर में उस बच्चे की तरबियत क्या, उसका अर्ली चाइल्डहुड कैसा गुजरा, उसके बचपने में उसको किस तरह के तजुर्बात से गुजरना पड़ा, उसकी शख्सियत साजी कैसे हुई, इन सब चीज़ों को जहन में रखते हुए और पेरेंट्स से कुछ से बात करते हुए मुझे ये आई गॉट कन्विंस्ड कि हमें पेरेंट्स को भी ट्रेन करने की ज़रूरत है। जहाँ पे हम प्रोफेशनल्स को ट्रेन करते हैं, हम टीचर्स को ट्रेन करते हैं, करिकुलम मेकर्स को ट्रेन कर रहे हैं, पेरेंट्स जो कि इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं, जिनके पास बच्चा सारा टाइम होता है, हम पेरेंटिंग को एक स्किल का नाम ही नहीं देते। हमें लगता है कि बस जब आप आज पेरेंट बने हैं और ओवरनाइट आपका माइंडसेट चेंज हो गया, ओवरनाइट आपके अंदर स्किल्स डेवलप हो गई। और सोसाइटी डिमांड कितनी करती है पेरेंट्स से, सोसाइटी की डिमांड और प्रेशर में ले आती है एकदम से प्रेशर भी और ज़िम्मा भी आपके ऊपर ही डाला जाता है। तो ऑफ कोर्स ज़िम्मेदारी है पेरेंट्स की, मगर क्या हमने उस रोल को निभाने के लिए तैयार किया पेरेंट को? हम खुद जब पेरेंटहुड में आए तो बहुत से क्वेश्चन जहन में होते थे कि बच्चे को कैसे रेज़ करना है, इसके सर्टन क्वेश्चन है, उसको कैसे आंसर करना है। सो वो एक लम्हा था आज से 16-17 साल पहले जब मैंने पेरेंटिंग पे बाकायदा रिसर्च करना शुरू की कि कितने मुख्तलिफ जो सकाफ़तें हैं उनमें वाकई जो बच्चा है उसको पालना एक बाकायदा मिशन और एक बहुत अहम काम है, समझा जाता है ज़िम्मेदारी को। और फिर मैंने इस पे जब इस्लामिक लिटरेचर पढ़ा तो मुझे एहसास हुआ कि इस्लाम ने तो बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है पेरेंट्स को पहले तैयार होने पे कि इवन ये भी कहा गया कि एक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी के पास कोई लोग आए, उन्होंने कहा कि बच्चा बड़ा हो गया, उसकी तरबियत कब से शुरू करें, और वो 10 साल का हो गया है, क्या 7 साल से शुरू कर दे? उन्होंने कहा उससे भी पहले, क्या 5 साल का हो जाए? करते करते उन्होंने कहा तो क्या जब पैदा हो बच्चा मैं उस वक्त से ही तरबियत शुरू कर दूं? अभी कहते हैं साइकोलॉजी वाले ओरल पीरियड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीरियड, कि पहले 8-9 महीने जो है ना बच्चे के, वही सब कुछ है। तो उन्होंने कहा नहीं, उससे भी पहले। तो आप सोचें कि इस्लाम में तो कॉन्सेप्ट प्री नेटल पेरेंटिंग का भी है, इम्पैक्ट का भी है, जिसको अब हम साइंस के ज़रिए तो मानते। सो ये वो सारी चीज़ें, बहुत से और ऐसे वाक़यात जिन्होंने इस सोच को जन्म दिया कि जब मैं इतने लोगों के लिए ट्रेनिंग कर रही हूँ डिज़ाइन, तो मैं पेरेंट्स के लिए क्यों ना करूँ। उसमें भी मदर्स यूजुअली रूरल एरिया में बहुत कम उनको मौका मिलता है बाहर सोसाइटी में जाने का, अर्ली मैरिजेस हो जाती हैं, 17-18 साल की बच्ची ऑलरेडी एक मदर होती है। KP जहाँ पे मैं काम कर रही हूँ, तो वहाँ पे फिर हमने एक 8 हफ्ते का ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया जिसमें मदर्स और फैमिली के बाकी मेन भी, उनको भी इन्वॉल्व करते हैं, और हम उनको ये 6 डिफरेंट थीम्स हैं जिनके ऊपर ट्रेनिंग करते हैं। टू कट इट शॉर्ट, इसको ज़बरदस्त। अच्छा, और ये इतने सालों की जो आपकी रिसर्च थी, और वैसे आप PhD हैं इंग्लिश लिटरेचर में, इंग्लिश लिंग्विस्टिक्स में। ओके, सो PhD जो है वो बेशक किसी एक ज़ुबान में है, लेकिन जाहिर है कि जब आप इतना इन डेप्थ रिसर्च करने की आदी हो जाते हैं तो फिर आप हर चीज़ को बहुत ज़्यादा खोल कर देखना चाहते हैं।
तो मुझे ये बताइए कि इतने सालों के तजुर्बे में आपको महसूस हुआ कि जनरेशन गैप कोई रियल चीज़ है? मैंने अपने सुनने वालों से भी यही पूछा कि क्या आप लोगों को लगता है कि ये हकीकत है? सब ने कहा जी बहुत बड़ा फ़र्क है। अच्छा, हकीकत तो है, मैं इसको थोड़ी सी रिजर्वेशन के साथ ही कहूँगी। हकीकत भी है और थोड़ी सी ब्लोन अप भी है, थोड़ा एग्जैजुरेटेड भी है। कुछ हकीकत है और कुछ हमने बढ़ा भी दिया है, तो दोनों मिलकर बढ़ा देते हैं हम कुछ ज़ेब दास्तान के लिए। तो लेकिन ये जो अभी हम, जैसे आपने जेन ज़ी की भी बात की इंट्रोडक्शन में, मेरे ख्याल में तो जनरेशन गैप जिस सेंस में अब हम बात कर रहे हैं, ये सिर्फ जनरेशन जी ही नहीं, ये हमारे बड़े भी यही कहते थे कि हमारे वक्त ज़माना और था, हमें लगा हमारे बाद आने वाले मुख्तलिफ हो गए। मुझे यकीन है कि हमारे बुज़ुर्गों के बुज़ुर्ग भी उनको यही सोचते होंगे कि ये हमसे फ़र्क है, बदल गया ज़माना, बच्चे मुख्तलिफ हो गए। हकीकत ये है कि मैं पिछले दिनों ही पढ़ रही थी कि इवन सुकरात ने कहा था कि हमारे इलाके के, हमारे जो दौर के बच्चे हैं ये थोड़े नाफरमान हो गए, ये रूड हैं, ये बात नहीं मानते। और इसी तरह से एक और जो सोक्रेटिस के ही हम पल्ला थे, उन्होंने कहा कि बच्चे जो हैं इवन अब बड़े आते हैं जब कमरे में तो वो खड़े नहीं होते, कंप्लेन की। सो हम देखें, ये सदियों पुरानी हम बात कर रहे हैं कि उनको लगता था कि उनके दौर की नई जनरेशन जो है वो उस तरह नहीं है जिस तरह वो एक्सपेक्ट करते हैं। तो जनरेशन गैप तो सदियों से है। हाँ, हम ये ज़रूर कहेंगे कि अभी टेक्नोलॉजी की वजह से और बहुत सी और लेयर्स ऑफ गैप्स की वजह से ये बढ़ ज़्यादा गया है। ये जो डिफरेंस है ये महसूस अब ज़्यादा होने लगा है। और जैसे आपने कहा कि अब ज़बान भी क्या फ़र्क होने लगी है, और वो क्या है, इसमें मैं थोड़ा सा ज़रूर बात करना चाहूँगी कि जनरेशन गैप में एक तो हम जब वो मुख्तलिफ़ औकात या एजेस के हिसाब से, उम्रों के हिसाब से एक ग्रुप बना दिया, हम लोगों ने एक कोहॉर्ट बन गया, हम साइलेंट जनरेशन से स्टार्ट हो रहे हैं और हम उसके बाद अल्फ़ा, जेन अल्फ़ा पे आ रहे हैं। बीटा भी खैर अब तो ऑगमेंटेड रियलिटी की तरफ चल पड़ी है, तो दे वेरी स्मॉल, तो हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। मगर अब देखें कि जनरेशन गैप एक तो वो है कि जिसको हमने वो ज़माने में कैद कर दिया है कि इतने साल से लेकर इतने तक एक जनरेशन है, इतने से लेकर इतने अप्रॉक्सिमेटली 14 to 20 इयर्स के गैप को हम ये समझते हैं कि और अब तो वो वक्त जो गैप है वो और कम होता जा रहा है, क्योंकि जो तब्दीली है वो ज़्यादा तेज़ी से आ रही है, डिफरेंसेस बहुत लाउड हो रहे हैं, तो इसलिए कम वक्त में ज़्यादा तब्दीली आ रही है लोगों के रवैयों में। लेकिन जब हम बात करते हैं ना, जैसे साइलेंट जनरेशन हो गया, तो बेबी बूमर्स हो गया, फिर एक्सर्स आ गए, मिलेनियल्स आ गए, उसके बाद जेन ज़ी आ गई। डिफरेंस कहाँ पे ज़्यादा फील हुआ है? टेक्नोलॉजी की वजह से। जैसे आपने कहा कि क्या टेक्नोलॉजी, देखिए जब रेडियो आया तो वो भी एक टेक्नोलॉजी थी। एग्जैक्टली। जब टीवी आया तो उस वक्त कहा जाता था कि ये जो टीवी देख रहे हैं वक्त ज़ाया कर रहे हैं। थोड़ा सा उससे पीछे चले जाएं तो छापा खाना आया और किताबें आम हो गई। सो मुशायरे हुआ, देखिए मीडिया तो कई किस्मों में मुशायरे होते थे, नौजवान मुशायरा सुनने जाते थे और घर वाले कहते थे कि ये बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो हो गए हैं, इनकी गैरत मर गई है और इनको शर्म खया ख़त्म हो गई, मुशायरे में जाते हैं। सो जो जिस तरह मैं देखती हूँ टेक्नोलॉजी को, वो ये है कि उससे बहुत सारे फासले सिमट जाते हैं, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन हो जाती है। अब भले वो अखबारों का ज़माना था, रेडियो आया, क्विक हो गया, सोचा भी नहीं था तस्वीरें आ जाएंगी, तो टीवी आ गया। टीवी के बाद आप देखें करते करते आज आपके फिंगर टिप्स पे पूरी दुनिया का नॉलेज इंस्टेंट। गाज़ा में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है, आप इंडिया में क्या हो रहा है, ईरान क्लैशेस में क्या चल रहा है, इंस्टेंट चल रही है ना आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन। सो जब आपके पास इन्फॉर्मेशन की एक्सेस इतना क्विक हो गई तो ज़ाहिर है माइंडसेट्स भी चेंज होते हैं, आपके व्यूज़ भी बदलते हैं, क्योंकि आपको लम्हा बलम्हा खबर मिल रही है। टेक्नोलॉजी पहले अगर कम असर डाल रही थी, क्योंकि जिस तरह के चेंजेस आ रहे थे कि रेडियो, टीवी, उसके बाद इंटरनेट आ गया, पेस ऑफ टेक्नोलॉजी मैटर्स। जो टेक्नोलॉजी की पेस है ना उससे ज़्यादा चेंज है। जेन ज़ी क्यों हमें ज़्यादा फील होती है, वो इसलिए कि देखिए टेक्नोलॉजी को ज़्यादा बनाने वाले तो आपके बेबी बूमर्स और एक्सर्स ही है ना, लेकिन वो प्रोडक्ट यूज़ कौन कर रहा है? जेन ज़ी डायरेक्ट यूज़र है, डायरेक्ट यूज़र भी है और वो उसके एडवांस स्टेजेस को देख रही है। मैं अपने सुनने वालों के साथ अभी थोड़ी देर पहले जब बात कर रही थी तो मैंने कहा कि मैं अभी भी अपनी मशीन से थोड़ी सी डरती हूँ कि उसके ऊपर जल्दी से कीज़ आगे पीछे नहीं करती, कि चीज़ें मैं खो दूँगी या ख़राब कर दूँगी। नए जो आने वाले बच्चे हैं उनके लिए वो एक बिल्कुल कैजुअल चीज़ है
वो उसके साथ बिल्कुल वैसे ही सलूक करते हैं जैसे कोई नॉर्मल रूटीन की, जो कुर्सी घसीट ली और पीछे फेंक दी और टेबल आगे पीछे कर लिए, जब हम फर्नीचर को कर रहे हैं या रूटीन की आम कोई चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। गुफ्तगू को जारी रखेंगे। मेरे पास एक मुख्तसर सा वक्फ़ा है, जाना आपने कहीं नहीं है, क्योंकि मैं और डॉक्टर शगुफ्ता आज बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग गुफ्तगू कर रहे हैं। आप लोग भी प्रोग्राम में शामिल हो सकेंगे। 051-111-111-894 पर सवाल अगर है तो कॉल कीजिएगा, हम डॉक्टर शगुफ्ता के सामने आपका सवाल रख देंगे। We'll be back right after this break. आप सुन रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा एफएम रेडियो नेटवर्क सुनो एफएम। जी जनाब, तो देखिए वक्त ज़ाय किए बग़ैर मैं आ गई हूँ वापस। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शगुफ्ता जबीन और आज हम बात कर रहे हैं जनरेशन गैप के हवाले से। करंट जनरेशन के जो इस वक्त नौजवान हैं, करंट तो हम सारे हैं, तकरीबन 6 जनरेशन डॉक्टर साहब इस वक्त मौजूद हैं। जी जी, ठीक है, उन 6 जनरेशन्स को आपस में शिकायतें हैं और वो सारे कहते हैं कि जी ये जो है ना, ये समझते हैं कि हमें बहुत मालूम है और हम कहते हैं कि हमें बहुत मालूम है। तजुर्बे का नेमुल बदल तो कोई नहीं है, क्या कहती हैं? बिल्कुल ठीक है। हमारा जैसे हम कहते हैं ना कि फ़र्क की बजाय गुफ्तगू को हमें ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। अभी हो ये रहा है कि जनरेशन गैप एक लफ्ज़ को लेकर हम वो गैप्स की इतनी बात करते हैं कि गैप्स बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हम बहाना ढूंढ रहे होते हैं कि हमने हुक्म चलाना है और हमने बात मनवानी है। तो वो जो अब ये कि जो हमें मिलके जब काम करना है, अच्छा जब वर्क प्लेसेस की बात करते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को एडवाइजरी मैं दे रही हूँ, तो मैं देखती हूँ कि कम से कम भी 4 जनरेशन्स एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं। अगर हमारे इस वक्त इवन ऑल्दो मोस्ट ऑफ बेबी बूमर्स जो हैं वो भी रिटायर्ड हो गए, मगर कुछ साइलेंट जनरेशन के लोग अभी तक एक्टिव हैं। स्पेशली हमारी कुछ जो फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके हेड्स पॉलिसी मेकिंग में वो कंसल्टेंट्स हैं, बिल्कुल अभी तक वो मौजूद और बहुत एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। सो अब वो एक तजुर्बे की जैसे आपने बात की है, इसी तरह से फिर आपके एक्सर्स, मिलेनियल्स, जेन ज़ी इस वक्त चूँकि स्टेप इन कर चुकी है वर्किंग स्पेस में, तो आपको एक ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिवली 4 से 5 जनरेशन आपस में काम करती हुई नजर आती है। इन जनरेशन्स ने चूँकि अपने अपने दौर में अपने अपने मुख्तलिफ तरह के हालात देखे थे ना, सोशियो इकनॉमिक पॉलिटिकल सिचुएशंस हर एक की अलग अलग थी, तो उनके वैल्यू सिस्टम अलग हैं। अभी आप साइलेंट जनरेशन की बात कर रही थी, वो लोग थे जिन्होंने World War II को देख लिया था, तो वो शायद चाहते हैं कि दुनिया में अमन रहे, लड़ाइयाँ झगड़े नहीं हों, है ना? ऐसा है ना, हार्ड वर्किंग जैसे होंगे कि टीम लोगों को साथ लेकर चलने वाले। बेबी बूमर सिर्फ सर झुका कर काम किए जाओ। इवन फैमिली निगलेक्ट हो गई। उसके बाद जो आए थे उनको रियलाइज़ हुआ अच्छा फैमिली को दोबारा इन करना है ना। फिर एक टीवी की काउच पोटैटो जनरेशन भी हम उसको कहा करते थे। तो हर एक ने अपने अपने टाइम पर अपनी अपनी चीज़ें देखी हैं और वो उनका वैल्यूज़, सेट ऑफ वैल्यूज़ बनाता है। आपने बहुत अच्छी बात की। देखें, ये सारा माइंड सेट है। जब हम वो गैप की बात करते हैं ना, अगर मैं इसको थोड़ा सा एक और नज़रिए से अपने जो हमारे सुनने वाले हैं उनसे ये ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। एक चीज़ है जनरेशन गैप। अब आप देखें कि अर्बन रूरल डिवाइड कितना है। वो बच्चा, ये वाली चीज़ भी इसमें बहुत, वो बच्चा जो इस वक्त फॉर एग्ज़ाम्पल शंघाई में टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है, जो टीनेजर, उसको कंपेयर करें पाकिस्तान के एक रूरल एरिया के टीनेजर से। क्या सिर्फ एक सर्टन दौर में पैदा होने से वो सब एक जैसे हो गए? एक जैसे नहीं हो गए। बहुत इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल। एंड सिमिलरली आप देखें, एक तो आ गया आपका टेक डिवाइड बहुत ज़्यादा, कि कुछ लोगों के लिए यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एक नॉर्म है, उसके बगैर उनका दिन नहीं गुजरता। कुछ के लिए यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी वर्क स्पेस पे रिक्वायर्ड है, ठीक है, चल जाता है, ट्रेडिशनल वेज अभी भी रूरल एरियाज़ में चल रहे हैं। सो आप देखें कि ये लेयर्स हैं। ये सारी जनरेशन गैप अकेला वो डिफरेंस क्रिएट नहीं करता है, जो आपके इंडिविजुअल, सोसाइटल, आपके सोशियो इकोनॉमिक स्पेसेस, आपकी अपनी फैमिली की लाइफ, आपके अर्ली टाइम के एक्सपीरियंसेस, आपको टेक्नोलॉजी फॉर एग्जांपल किस एज ग्रुप में आपको मिली, उसको आपने कितना यूज़ किया, आपका यूज़ का मकसद क्या था, आप किस हद तक उसको अपनी लाइफ के, आपकी लाइफ किस हद तक डिपेंडेंट है टेक्नोलॉजी पे।
ये वो सारी लेयर्स हैं जो कि डिफ़ाइन करती हैं कि वो जो जिस आप फ़र्क की बात कर रहे हैं वो फ़र्क। अब बाज़ मैंने देखा है आपको जेन ज़ी में इतना मैच्योर और वर्कहॉलिक बच्चा मिलेगा, बहुत रेयर है आई नो, बट यू वुड फाइंड कि उसमें वो क्वालिटीज़ हैं जो बूमर्स वाली हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और मैं अगर याद करूं तो मेरी एक प्रोफेसर साहिबा थी हॉपकिंस में जब मैं पढ़ रही थी, वो इतनी एडवांस माइंड की थी कि मेरे ख्याल में वो किसी भी तरह से मिलेनियल से कम नहीं थी। भाई मैं हमेशा ये बताती होती हूँ कि मेरे उस्ताद जो जर्नलिज्म के मेरे उस्ताद हैं, 1996 की बात बता रही हूँ, आई वॉज वेरी यंग एट दैट टाइम, और उन्होंने मुझे कहा कि आप ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट बन जाइए। ठीक है, अब मैं ना उस वक्त उनका मुंह देख रही हूँ क्योंकि हमने जर्नलिस्ट तो सुना था, ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट क्या चीज़ है। लेटर ऑन उससे कई साल, कोई मतलब 15 साल के बाद जो है वो या 10 साल के बाद एक प्रोग्राम आया और उसमें उन्होंने कहा कि वी नीड ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट्स जो कि प्रॉपरली ट्रेंड होंगे, कि वो फील्ड में जाएंगे और वो रेडियो के लिए स्टोरीज़ रिकॉर्ड कर, मतलब ये दुनिया में हो रहा था, हमें इल्म नहीं था। अच्छा, वही वाली शख्सियत, अब उनका इंतकाल हो गया, जवाद नज़ीर नाम था उनका, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। उन्होंने कहा बहुत साल पहले 2007 में मोबाइल जर्नलिज़म सीखिए, मोजो कहते हैं उसको अब। ठीक है, अब हमें मालूम ही नहीं था कि 2007 में आम से मोबाइल होते थे छोटे, स्मार्टफोन का दिमाग में ही नहीं था, तो उन्होंने कहा नहीं आप मोजो सीखिए। सो एडवांस होते हैं कुछ लोग, एंड ही हिमसेल्फ एट दैट टाइम वाज अराउंड 80। सो मैं वही कह रही हूँ कि हम जब लोगों को उनके टैलेंट को महदूद कर देते हैं सालों के अंदर, वहाँ पे हम बहुत बड़ी ज़्यादती करते हैं। जो आपने शुरू में कहा था ना कि क्या ये हकीकतन एक गैप है या ये बनाया हुआ गैप है, तो मैं ये कहूँगी कि हकीकतन गैप है ज़रूर, कीपिंग इन माइंड कि जो उस वक्त दुनिया में हो रहा, वॉर्स हो रही हैं, आप किस इकोनॉमिक जोन में आप पले बढ़े हैं, वो सारी रियलिटीज़ तो हैं, बट एट द सेम टाइम आपके एक पर्सनल डिफरेंसेस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं वो बिल्कुल हम इग्नोर कर बैठते हैं जब हम सिर्फ ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं। वही वाली बात कि हमने लोगों को सर्कल्स में, बॉक्सेस में डाल दिया है और उसके बाद हमने ये सोचा कि तमाम बूमर्स ऐसे होंगे और तमाम जेन ज़ी के बच्चे ऐसे होंगे, तमाम अल्फ़ा वाले ऐसे होंगे। वो इतना हमने उसको होलिस्टिक कलेक्टिव कर दिया और हमने उसको स्टीरियोटाइप कर दिया कि अब उसके अगेंस्ट और फॉर बायसेस भी हो गया क्रिएट। और हमने जब इतना ग्रुपिंग कर दी तो बहुत बड़ा जो जुल्म हुआ कि आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस की अब हम बात नहीं करते हैं। हाँ। तो वो भी हैं, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस अगर हम लेते हैं तो वो दे गो बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, के जो इधर का खुद देखें ना, यहाँ का एक बूमर और एक एडवांस कंट्री का बूमर, बहुत ज़मीन आसमान के फ़र्क है, दो बिल्कुल अलग अलग जगहों से हैं, अलग अलग प्लैनेट से हैं। गुफ्तगू को बढ़ाएंगे आगे, लेकिन मेरे पास इस वक्त टाइम चेक है जो कि ज़ाहिर है कि टाइम पर ही चलना है, तो सुन लेते हैं एक छोटा सा टाइम, छोटा सा म्यूज़िक भी सुनेंगे और उसके बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू को जारी रखेंगे। आपके मैसेजेस भी हैं, सवाल भी हैं आपके जो मैं पूछने वाली हूँ। It's 3:30 p.m. This time check was brought to you by हर पल ताजा चाय। कम कीमत में ज्यादा हर पल ताजा चाय, नाउ अवेलेबल ऑन दराज। शॉप नाउ। सुनते रहिए सुनो FM, मिलते हैं ब्रेक के बाद। इस क्रिकेट सीजन इजी पैसा दे रहा है ब्रांड न्यू होंडा सिटी। बस 15 दिन तक अपने इजी पैसा अकाउंट में 2,50,000 का बैलेंस मेंटेन करो और लकी ड्रॉ में जीतो ब्रांड न्यू होंडा सिटी। सिर्फ यही नहीं, 1 लाख का बैलेंस मेंटेन करने पे हासिल करो इलेक्ट्रिक बाइक्स, आईफोन्स और आईपैड्स जीतने का मौका। इजी पैसा डिजिटल बैंक, इजी वाला बैंक।
सुनो एफएम रेडियो नेटवर्क पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आओ बात करें बुशरा इकबाल हुसैन के साथ। जी जनाब, खुश आमदीद एक बार फिर। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम आओ बात करें। मैं बुशरा इकबाल हुसैन हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शगुफ्ता जबीन और हम बात कर रहे हैं जनरेशन गैप को समझने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहिबा, सवाल कुछ मेरी ऑडियंस के भी हैं, वो भी मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी, लेकिन उनसे पहले मैं पूछना ये चाहूँगी कि जब हम बात कर रहे थे कि मुख्तलिफ सोशियो इकनॉमिक ग्रुप्स जो होते हैं, ज़ाहिर है जिसका जो क्लास भी होती है, कहाँ आप पैदा हुए हैं, किस माहौल में रह रहे, सब चीज़ें मैटर कर रही होती हैं। जेंडर भी मैटर करती है? वेल आई बिलीव सो। आप खुद देखें कि जब आप जनरेशन गैप की बात कर रहे हैं और वो जो सर्टन लेबल्स हमने बात की कि अच्छा वर्कaholic हैं, आपके बेबी बूमर्स जो हैं, आप मतलब जो एक्सर्स हैं वो तो स्लैकर्स हैं ना, उनको तो वैसे ही लेज़ी कह दिया गया था। लेकिन अब अगर आप देखें तो वो जेन एक्स ही के लोग हैं जिनको कहते हैं कि इंडिपेंडेंट लीडर्स हैं। इस वक्त दुनिया में 50% से ज़्यादा जो लीडिंग रोल में हैं वो जेन एक्सर के, और वो अभी हैं तकरीबन 40 से आगे पीछे वाले 40s में हैं। 40s में आ गए। सो आप देखें कि क्या वो सारी चीज़ें जो हमें वो एक ग्रुप को हमने डिफ़ाइन कर दिया सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, क्या हर जेंडर को, दोनों जेंडर को मौका मिला अपने इन टैलेंट्स को, कैरेक्टरिस्टिक्स को एग्जिबिट करने का या दिखाने का? जब जेंडर की बात आती है तो उनके साथ जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट लेयर उनके ऊपर इम्पोज्ड है वो आपका सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल नॉर्म्स हैं। ठीक है। जब हम बात करते हैं कि जेन ज़ी बहुत आउटस्पोकन है, आप मुझे, मैं चूँकि डिफरेंट पाकिस्तान के जो रूरल एरियाज़ हैं, ट्राइबल, उनके साथ भी कांटेक्ट में हूँ। अच्छा, आई कैन टेल यू कि आपकी जेन ज़ी की बच्चियाँ उस तरह से रह रही हैं जो जिन कैरेक्टर्स को हम बेबी बूमर के साथ अटैच करते हैं, मतलब आज से 70-80 साल पहले वाले माहौल में ही रह रही हैं, क्योंकि उनका एक्सपोजर नहीं है ना। आज भी आप देखें आपके जो ओनर्स हैं, फीमेल ओनर्स ऑफ मोबाइल्स, वो कितनी कम है। इतनी जो आपकी टेलीकॉम्स हैं वो कितनी कोशिश कर रही हैं प्रमोट करने को कि जिसका फ़ोन है वो उसकी अपनी मलकियत पे हो। तो अभी भी जो बच्चियां हैं उनको उनका फ़ोन ओनर वो खुद नहीं है, घर के किसी मर्द के नाम पे वो फ़ोन है। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़ में, और जो क्लोज कल्चर्स हैं उनमें ये चीज़ें ज़्यादा मैटर करती हैं। तो वो लेयर के बाद एक और लेयर, एक जनरेशन गैप हो गया, फिर एक कल्चरल गैप हो गया, फिर आपका जेंडर गैप हो गया। तो वो तो अगेन वो इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस को जहन में रखते हुए आप एक बहुत ही डिफरेंट वेरिएशन आएगी। ऑफ कोर्स इट्स इम्पोर्टेंट। अब अभी हमारा जो तजर्बे वाला पॉइंट आपने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट था और मैं चाह रही थी कि उसको मज़ीद आगे लेकर जाएं कि तजर्बे की अपनी वैल्यू है ऑफ कोर्स। और जब वर्क प्लेस पे 4 या 5 जनरेशन मिलकर काम कर रही हैं, कीपिंग इन माइंड के किस तरह की वो इंडस्ट्री है, कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, तो सबसे बड़ा क्लैश आता ही यही है कि बड़ों को ये होता है कि ये जो जेन ज़ी है और मिलेनियल्स हैं, ये किसी भी तरह की फीडबैक नहीं लेते हैं उसको पॉजिटिवली, क्रिटिसिज्म को नहीं हज़म नहीं कर सकते हैं। हमारे जो जेन ज़ी है वो स्नोफ्लेक्स का हम नाम लेते हैं कि वो इतने बस छुई मुई तरह के हैं, और वो किसी तरह की वो टफनेस जो है जिसको हम कहते थे ना कि टफ लव, जिसमें हम एक ग्रिट डेवलप हुआ और एक्सर्स बड़े हुए, मिलेनियल्स बड़े हुए उसमें, तो उनको कंप्लेन रहती है कि कोई भी एक्स्ट्रा वर्क
की बात कर लो तो उसको फ़ौरन तोलेंगे पैसे के साथ, आवर्स के साथ, आपके इंडिकेटर्स के साथ। KPI हमारी ये डिफ़ाइन हुई थी, और ये चीज़ें चूँकि बूमर्स में नहीं थी, वो तो वही जो आपने भी कहा कि वर्कोहॉलिक थे, बस सर नीचे डाला और बैठ के काम करने के लिए, उनके लिए ये चीज़ें बड़ी अजीब सी हैं। जब ये क्लैश आता है बातों का, कॉन्सेप्ट्स का, माइंडसेट का, वर्ड व्यू का, अपनी सेल्फ ग्रेटिफिकेशन का, आपको क्या चाहिए, आपके टाइम की क्या वैल्यू है, कितना टाइम आपने किसको देना है और कितना टाइम इसके बियॉन्ड नहीं देना। सो न्यू जनरेशन उसके बारे में बहुत क्लियर है। वहाँ पे फिर काम के क्लैश भी आते हैं कि अच्छा अगर आप घंटा ऊपर रुक गए तो क्या हुआ, बट नहीं, बहुत कुछ हुआ जेन ज़ी के लिए, मिलेनियल के लिए घंटा ऊपर रुकना। देखिए ये वो वाली चीज़ थी जो मुझसे पिछली जनरेशन थी, उसमें तो लोग ओवर टाइम का कॉन्सेप्ट उस तरह से हर जगह हर इंडस्ट्री में था भी नहीं। मतलब अमूमी तौर पर लोग कहते थे और कि अच्छा थोड़ा सा और वक्त रुक जाते हैं, कोई बात नहीं, और लोग रुक जाते थे क्योंकि उनके पास ऐसा करने के लिए और कुछ नहीं था। वहाँ से वो सिर्फ उन्होंने घर जाना था, खाना खाना था और अपने नमाज़ पढ़नी थी और सो जाना था, तो वो रुक जाते थे। अब जो है लोगों ने एक वक्त में 3 जॉब्स की हुई हैं, तो उनको जाहिर है कि वो एक रिक्वायरमेंट ये भी है कि यहाँ से मैं 4 बजे पूरे ऑफ लूँगा तो अगली जॉब पर मैं 5 बजे पहुँच जाऊँगा, जो रिस्पॉन्सिबल हैं। एग्जैक्टली। और इसका सबसे बड़ा हल ये है कि बैठ के गुफ्तगू की जाए। आप अपने जो आपके यंगर एम्प्लॉयज़ हैं उनको बताइए कि अच्छा अगर फीडबैक है तो वो क्यों ज़रूरी है, आपकी अगर परफॉर्मेंस को असेस किया जा रहा है तो उसके ये KPIs हैं, ये पैरामीटर्स हैं, ये इंडिकेटर्स हैं, और इसको असेस करना इसलिए ज़रूरी है। ये नहीं कि आपकी इनोवेशन पे, क्रिएटिविटी के और आपकी एक पर्सनल वे ऑफ वर्किंग पे कोई क्वेश्चन मार्क आ रहा है, बट येस ये इंडस्ट्री की, जॉब की, ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है। वंस यू टेल देम ऑल दिस, क्योंकि उन्हें क्लैरिटी चाहिए ना कि ये काम क्यों। कॉग्निटिव फ्रेमवर्क फ़र्क हो गया ना, सोचने का अंदाज़ बदल गया। और मैं अक्सर जब जनरेशन गैप की बात आती है, मैं एक पर्सनल छोटा सा एनेक्डोट ज़रूर शेयर करती हूँ कि 2010 में सॉफ्ट फ़ोन्स आ गए हमारे पास। माई सन 2010 की पैदाइश है, तो वो जाहिर है, ऑल्दो आई एम वेरी स्ट्रिक्ट ऑन फ़ोन कि मैंने बच्चे के हाथ में फ़ोन नहीं देना, लेकिन उसके लिए वो एक नॉर्मल है, रूटीन है फॉर हिम। तो जो भी 3-4 के दफ़ा के एक्सपीरियंस में उसने ये देख लिया कि इसको ऐसे करते हैं तो जूम होता है, इस पर उंगली ऐसे लगाते हैं स्क्रीन पे तो चीज़ जूम इन जूम आउट हो जाती है। बस टॉडलर 1.5 साल का हुआ, तो मैं उन दिनों अपनी PhD कर रही थी, तो आई वुड स्टिल स्प्रेड, मैंने कहा मैं न्यूज़पेपर फैला के उस पर बच्चे को उल्टा वो कर देती थी, या सिर्फ पिक्चर्स देखे, एक थोड़ी सी फेमिलियरिटी हो ना। वो हम लोग जो रिसर्च कर रहे होते हैं, तो हम शायद पेरेंटिंग में भी, जैसे मैंने कहा मैंने रिसर्च शुरू कर दी थी, वो आई कुड रिमेंबर वो जो ताज़ा अखबार की खुशबू और उसका क्रिस्प होता है ना, आई मिस दैट। सो लेकिन जो उस लम्हे ने मेरी सोच बदली। मेरे बेटे ने उसको देखने तस्वीर को इस तरह उंगली करके उसको बढ़ाने की कोशिश की, मैं जूम इन कैसे करूं इस तस्वीर को। एंड मैंने कहा ये क्या हो रहा है। सो इसका सोच का अंदाज ही बदल गया है, क्यों ये डिजिटल नेटिव है। इसके लिए बियॉन्ड मतलब ये बहुत नॉर्मल है कि चीज़ को जूम इन कर लिया, जूम आउट कर लिया, फेड आउट कर दिया, इतना नेचुरल है। ये वो चेंजेस हैं जहाँ पे हमें, जो ओल्डर जनरेशन है, हमें समझने की ज़रूरत है कि जेन ज़ी कहाँ पे फ़र्क आ रही है। तो जब तक हम आपस में एक दूसरे की पॉजिटिविटीज़ को नहीं देखते, अच्छा पॉजिटिविटीज़ क्या हैं, एट द एंड जिस मर्ज़ी कोहॉर्ट से आप हैं, जिस मर्ज़ी जनरेशन से हैं, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स। बहैसियत इंसान हम सबके इमोशंस भी एक जैसे हैं, हमारे फीलिंग्स का हर्ट भी एक जैसा, बुनियादी चीज़ें तो वही रहेंगी। भूख सबको लगती है, प्यास सबको लगती है, ठंड गर्मी इसका एहसास सबको होता है, हर कोई खुश रहना चाहता है, बुनियादी चोट लगे तो सबको दर्द होता है। सो ट्रू। और हर कोई ये चाहता है उसकी तारीफ हो। कोई इंसान ऐसा नहीं होगा जो कहे कि मैंने काम किया और मेरे काम की तारीफ ना हो, एक्नॉलेज ना करो। अगर हम एक जैसी चीज़ों को, हर इंसान कामयाब होना चाहता है, वो भले साइलेंट जनरेशन से है या अल्फा से, जो बच्चे अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं, हर कोई ये चाहता है उसकी अप्रिसिएशन हो। फ़र्क ये हो गया कि एक ऐसा एज ग्रुप है जहाँ पे बहुत ज़्यादा काम करते थे, उसके बाद थोड़ी सी तारीफ़ होती थी और उसको गनीमत समझते थे, खुश हो जाते थे, शुक्र है किसी ने देख लिया हमारा काम। और अब अगेन टेक्नोलॉजी की वजह से जेन ज़ी के हाथ में वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन तो है ना, इंस्टेंट एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन भी है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन भी है, उनका अटेंशन स्पैन भी छोटा है, और उसकी वजह से भी जल्दी उसकी वजह से इरिटेशन भी ज़्यादा है, और उनको तारीफ भी जल्दी चाहिए। सो जब आप एक वर्क प्लेस पे काम करते हैं, आपको ये वाले डिफरेंसेस देख के
एक जैसी जो चीज़ें हैं उनको ज़्यादा फोकस करें, और ये डिफरेंस सिर्फ वर्क प्लेस पे नहीं है, आपको घरों में भी ये डिफरेंसेस मिलेंगे। मेरे पास क्वेश्चन है इस पर ना, सरफराज साहब ने फतेहजंग से कॉल किया था, उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे अलग अलग खाना खाया करें, क्योंकि अब जब वो इकट्ठे बैठते हैं तो वो मुबाहिसा शुरू होता है और फिर वो लड़ाई में हो जाता है कन्वर्ट, तो बर्दाश्त कम हो गई है। बर्दाश्त तो कम हो गई है, मगर देखें जब आप बच्चों से कहते हैं, पहली बात तो बच्चों के पास फ़ोन होना ज़रूरी भी है, मैं ये नहीं कहती बच्चों के पास फ़ोन नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या फ़ोन इस्तेमाल करने के आपने कोई रूल्स बनाए? हर बच्चा, इंसान की नेचर है, वो अकम्पलिशमेंट चाहता है कि अच्छा मैंने ये काम कर लिया, वो जो एक फीलिंग है ना, सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, वो जो आपके अंदर डोपामिन का रिलीज़ आता है और वो जो एक डोज मिलती है हैप्पीनेस की, आप उसको लिंक करें कि अच्छा आपने ये काम कर लिया, अब आपको इस काम करने के बाद इतने मिनट्स या ये टाइम है जो स्क्रीन यू कैन एंजॉय, उसके बाद फिर ऑनेस्टली उनको दें। तो एक तो इसको आप डिसिप्लिन करें, बजाय इसके कि बच्चे अलग अलग बैठें, उनको इकट्ठे ही बैठना वो तो एक अच्छी वैल्यू है, इकट्ठे बिठाएं, मगर उनके फ़ोन के इस्तेमाल पे कुछ सर्टेन रूल्स घर के बना दें। के अलावा भी मुझे लगता है कि खाने के जब आप दस्तरखान पे बैठे हैं तो आप घर में वैसे रूल बनाएं कि भाई इस पे इस वक्त लड़ने की बात नहीं होगी, और दूसरा ये कि एहतराम के साथ एक दूसरे के व्यू पॉइंट्स को आप सुन लें। उसके अलावा जनाब मेरे पास कुछ सवाल जो हैं वो SMS पर आए हैं, मैं चाहूँगी कि वो भी शामिल करें। उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है जो मिन्हा ने कहा है स्कर्दू से, कहती हैं कि आजकल की यंग जनरेशन है वो अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकते हैं और अपना अच्छा बुरा समझ सकते हैं। अच्छा, ये वाली जो बात है ना, इस पर तो शदीद इख्तलाफ है कि पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे अपना अच्छा बुरा नहीं समझ सकते हैं और बच्चे कहते हैं कि हम समझ सकते हैं। उन्होंने कहा कि पेरेंट्स को चाहिए कि वो मुसल्लत ना करें, मजबूर ना करें अपनी मर्ज़ी पर। अच्छा देखें, ये जो इनका क्वेश्चन है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, और टू बी ऑनेस्ट इसका इस वक्त जनरेशन गैप से ताल्लुक़ नहीं है। आप जिस भी जनरेशन के लड़के या लड़की से पूछेंगे वो यही कहेंगे कि अपनी मर्ज़ी की शादी करने पे पाबंदी, शादी मर्ज़ी की होनी चाहिए। हाँ। ये देखिए उसमें पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करें, ये तो कहीं नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी की शादी ना करें, शादी जिसकी होनी है उसी को मालूम नहीं है तो आगे क्या करेंगे। अच्छा जनाब, उसके अलावा मेरे पास एक जो इसमें और चीज़ थी, वो निम्रा थी सरगोदा से, और वो ये कहती हैं कि उनकी मदर जो हैं उन्होंने उनको अपने ही टाइम फ्रेम में बड़ा किया है। ओके। तो अभी भी अब्बा आते हैं तो हम डरते हैं, हम उससे पहले सब चीज़ें फ़िक्स कर लेते हैं, हर चीज़ चूज़ करते हैं कि अम्मी जो हैं वही हमारे लिए पसंद करें। तो ये क्या कैसे इसको लेती हैं आप? अब अपनी एज में उन्होंने रेज किया है, उसका क्या मतलब है? यानी मतलब अपने मुताबिक, जैसे अम्मी ने जिस तरह की तरबियत पाई थी उन्होंने बेटियां भी उसी तरबियत पर की हुई हैं। घर का माहौल अभी भी 30 इयर्स पुराना उसमें रह रहा है। मालूम उनको वही है ना। ये तब होता है जब आपका सोशल एक्सपोजर बहुत ज़्यादा नहीं होता, आपका एजुकेशनल जो एक्सपर्टीज़ हैं या बहुत ज़्यादा एजुकेशन नहीं होती, तो आप उस चीज़ पे इन्हसार करते हैं, उस तजर्बे पे इन्हसार करते हैं जिसमें से आप खुद गुज़रे होते हैं। तो अपनी तरफ से तो एक चीज़ हमें समझनी चाहिए कि पेरेंट्स अपना बेस्ट करते हैं कि जो उनको समझ आता है। अब ये एक अलग बात है कि तमाम पेरेंट्स क्या तमाम पेरेंट्स जो हैं वो परफेक्ट लोग होते हैं, वो एक डिफरेंट उसमें चली जाती है बात। ये इस पे पेरेंटिंग पर एक दो दोबारा अच्छी सी बात करेंगे जिसमें हम बात करेंगे कि पेरेंट्स भी इंसान होते हैं और उनको थोड़ा सा जो है ना वो देना चाहिए मार्जिन, कि वो उससे पहले वो कभी पेरेंट नहीं बने होते। हाँ, और इस पे एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। हज़रत अली करमुल्लाह वजहो का एक कॉल है कि अपनी औलाद को अपने मुताबिक तैयार मत करो, क्योंकि वो एक मुख्तलिफ ज़माने के लिए पैदा हुए हैं। अब ये इतनी बड़ी हिकमत की बात है। जैसे मैं आपसे कह रही थी कि जब मैंने रिसर्च करना शुरू किया तो मुझे इतनी गाइडेंस मिली खुद कुरान पाक से और हमारे जो इस्लामिक लाइफ और एनेक्डोट्स हैं डिफरेंट सहाबा के। तो पेरेंट्स को भी ये जहन में रखना है कि उन्होंने एक वक्त गुजार लिया, अब जो अगली नस्ल है वो विंडो है फ्यूचर की तरफ, मुस्तकबिल की तरफ एक विंडो है। उसको बजाय इसके कि आप फोर्स करें एक पास्ट, उन्होंने तो आगे की तरफ जाना है ना, तो हमें अपना नुक्ता नज़र चेंज करना है कि इन बच्चों के ज़रिए अगले जो फ्यूचर है उसमें ज़रा झांक के देखें। बिल्कुल हमें एज पेरेंट हम पे बहुत बड़ी ये जिम्मेदारी है, अनफॉर्चुनेटली हम नहीं कर पाते। ज़फ़रुल हसन साहब कह रहे हैं कि हमारे लड़कपन में जब हम कोई काम ख़राब हो जाता था जॉब पर ख़ास तौर पर, तो कहते थे कि डांट डपट बहुत ज़्यादा होती थी, बेइज्जती की जाती थी, और अगर कुछ अच्छा हो जाता था
तो कोई एक्नॉलेज नहीं करता था, कहते थे तनख्वाह किस काम की लेते हो, अगर सही काम कर दिए तो बस ठीक है। तो एक्नॉलेजमेंट जो है वो इस जनरेशन का मसला है कि वो उसके बगैर वो आगे नहीं बढ़ेंगे। हाँ, ये वाली बात तो जैसे अभी डॉक्टर साहबा ने कही थी कि पिछली जनरेशन जो है वो उसके काम को कोई पलट के देख भी लेता था तो वो कहते थे मेहनत वसूल हो गई है। बिल्कुल ठीक। अगरचे ये जो इनका क्वेश्चन है ये ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से ज़्यादा इसका ताल्लुक है। अगेन वो एक डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा, लेकिन जो तारीफ़ करना है, आप अभी भी किसी से पूछें, आपको अभी भी ऐसे बॉस मिलेंगे जो आप जितना अच्छा काम कर लो तारीफ़ नहीं करेंगे, और आपको ऐसे सीनियर बॉसेस नज़र आएंगे कि जो तारीफ़ किया करते थे। तो ये तो अगेन उनके अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ पे भी डिपेंड करता है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर पे भी डिपेंड करता है, और यहाँ पे इस हद तक आपका जनरेशन ज़रूर आता है कि अगर आप अच्छा काम करते हैं यंग जनरेशन तो दे डू वांट सम सॉर्ट ऑफ एक्नॉलेजमेंट। अच्छा, इसमें ना लीडरशिप पर जैसे मुझे इकबाल का एक मिसरा याद आया कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर, नया दौर है ना, तो उसके हिसाब से उन्होंने ये कहा। क्या हमें ये बात तस्लीम करनी चाहिए? मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हम जो भी बात करते हैं वो इसलिए करते हैं यहाँ पर आओ बात करें में ख़ास तौर पर फोकस रखते हैं यूथ पर, क्योंकि आने वाले वक्त में वो लीडर्स होंगे, घरों में भी, पॉलिसी मेकिंग में भी, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, अफवाज पाकिस्तान, जहाँ भी दुनिया में किसी भी जगह जा रहे होंगे वो लीडर्स होंगे। और ये वक्त दूर नहीं है अब। हमारी जनरेशन अब कहीं पीछे रह गई है, हमें तस्लीम कर लेना चाहिए। ये मेरे ख्याल में तो ये हम तस्लीम करें ना करें ये हो चुका है। ये जवानों को पीरों का उस्ताद कर देखें। अभी आप देखें इस वक्त दुनिया में, मैं अगेन रिसर्च के मुताबिक अगर आपको बताऊं, 41% बॉसेस जो हैं वो अपनी टीम से कम एज के हैं। राइट, सो यंगर ग्रुप जो है वो लीड कर रहा है। सो अब आप पैदा हुए हैं या बाद में पैदा हुए हैं, ये कोई क्वालिटी नहीं है जिस पर आप लीडर बन जाएंगे। बिल्कुल, ये वो क्वालिटी बिल्कुल भी नहीं है। अब सारी क्वालिटी है कि आप कॉम्पिटेंट कितने हैं और इंडस्ट्री में किस स्किल की डिमांड है। अगर वो स्किल आपके पास है तो जाहिर है देन यू आर इनटू लीडरशिप रोल। तो और जब हम कह रहे हैं कि सारा दौर ही अब टेक्नोलॉजी का है और उसके जो डिजिटल नेटिव्स हैं उनसे ज़्यादा बढ़ के कौन लीड करने के काबिल होगा, तो जवान जो हैं वो पीरों के उस्ताद बन चुके हैं। आप इसको मानो ना माने, और अक्सर लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है अपने से यंगर को बॉस देखना, और लाजमी नहीं है कि उन्होंने खुद उसकी जगह बॉस बनना होता है। एक अनकंफर्टेबल सी फीलिंग होती है कि अरे छोटा, इसकी बात कल का पैदा हुआ हुआ बच्चा है, ये हमें बताएगा। तो वो जो मैं बार बार कहती हूँ ना कि वर्क प्लेस पे आपने सिमिलैरिटीज़ को देखना है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना है, इसकी क्या खूबी है, उसकी क्या खूबी है, चाहे वो जनरेशनल है चाहे वो इंडिविजुअल है, तो तब तो फिर ये गाड़ी का पहिया अच्छा चलता है, चाहे वो ऑफिस में हो या घर में हो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, इतनी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू थी, और इसके ऊपर शायद मैं और 2 घंटे बोल सकती हूँ, डॉक्टर साहिबा के साथ सवाल कर सकती हूँ, लेकिन क्या कीजिए कि रेडियो जो है वो लम्हात का मीडियम है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। बहुत शुक्रिया, बहुत आपको अच्छा लगा, लुत्फ आया, इंशाल्लाह फिर आती रहेंगी। ये कमिटमेंट लेनी चाहिए ना, लाइव माइक पर बैठी नहीं है तो पूछ लो, इंशाल्लाह आपको दोबारा भी जहमत देंगे। और थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। और मुझे लगता है कि मेरे सुनने वाले जो हैं, और इंशाल्लाह जब ये रिकॉर्ड हो चुका है इंटरव्यू, तो ये हमारी टीम जो है इसको कर देगी, कुछ वक्त में अपलोड भी कर देगी, तो सोशल मीडिया पर इंशाल्लाह ये मौजूद होगा। इसकी शेल्फ़ लाइफ है, ये आज से सिर्फ मुतालिक नहीं है, ये 10 साल बाद भी रेलेवेंट होगा, क्योंकि जो बातें इस वक्त हम कर रहे हैं ना, ये बातें अगेन नई नहीं है। जैसे अभी डॉक्टर साहबा ने भी कहा था कि सुकरात के ज़माने में भी ये सवाल हो रहे थे, उसके बाद वाले ज़मानों में भी ये बात रही। सिर्फ क्या है कि दिल अपने बड़े करने हैं, सोच को अपनी वसत देनी है। मुझे अभी याद है कि मेरी नानी का और मेरा झगड़ा इस बात पर होता था कि पानी की मोटर जो है, मैंने कहा कि अभी मत चलाएं क्योंकि अंडरग्राउंड जो टैंक है वो खाली हो गया है, और उनकी समझ में ये बात नहीं आती थी। वो कहती थी कि पहले मैं पैदा हुई हूँ कि पहले तुम पैदा हुई हो। अब ये इर्रेलेवेंट रहा है। अब बात ये है कि आप कितने ज़्यादा अपने दौर की ज़रूरतों, उसके रुझानात, उसके जो नॉर्म्स हैं, जो नए वैल्यू सिस्टम्स हैं, उससे आगाह हैं, और उसके मुताबिक आपका घराना, आपका फैमिली यूनिट और फिर आपका समाज वो कितना ज़्यादा अलाइंड है, कितना ज़्यादा वो उसके लाइन और लेंथ में काम कर रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने बच्चों को वैल्यूज़ सिखाइए, ऐसी वैल्यूज़ जो टाइम बाउंड नहीं है, जिसमें सबसे बड़ी वैल्यू ये है कि उनको ऑनेस्ट होना चाहिए अपने साथ, आपके साथ, अपने काम के साथ,
अपने विजन के साथ, अपने फोकस के साथ। तो इसके साथ ही जनाब अपनी मेज़बान बुशरा इकबाल हुसैन को भी दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह कल मिलते हैं किसी नए मेहमान, किसी नए मौजू के साथ। अपना बहुत सा रखिएगा ख्याल, मुझे और मेरी टीम को रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह ने के बान।